friends, so welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट चोलास। ठीक है, इस वीडियो में हम चोला डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, कैसे चोला पावर में राइज हुए, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, एंड वी विल टॉक अबाउट देयर इरिगेशन सिस्टम, देयर टेम्पल्स, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए, अगर हम बात करें चोलास की, ठीक, चोलास की बात करें, द चोलास डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन द हिस्ट्री। जो चोला डायनेस्टी थी वो मतलब बहुत ही सालों तक थी, तो हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन हिस्ट्री। द हर्टलैंड ऑफ चोला वॉज फर्टाइल वैली ऑफ रिवर कावेरी। यानी कि अगर चोला किंगडम देखें तो इसके बीच में दिख रही है, इसके सेंटर में आती है अपनी रिवर कावेरी, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी। दैट वॉज वेरी मच गुड फॉर कल्टिवेशन, बट दे रूल्ड अ सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया एट द हाइट ऑफ देयर पावर फ्रॉम द लेटर हाफ 9th सेंचुरी टिल द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। जब हम चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, तब तक चोला डायनेस्टी का टाइम था। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी लैंड को एक्सपेंड कर दिया था, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया था। द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर वॉज विजयलाया। ठीक है, विजयलाया इस एम्पायर के फाउंडर थे। फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर who was at first a feudatory of Pallavas. He captured Thanjore in 850। ठीक है, अगर इसको समझना है तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे साउथ में एक और किंग थे, पल्लवास। ठीक है, एक किंग थे, उनका नाम था पल्लवास। मैंने आपको समंतास पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में। तो पल्लवास के सब ऑर्डिनेट थे हमारे विजययाला। ठीक है, विजययाला जो थे वो हमारे ये हमारे पल्लवास के सब ऑर्डिनेट थे, उनके अंडर में काम करते थे। ही वॉज समंतास, ये समंतास थे पल्लवा के। ठीक, इनको पल्लवा के किंग ने कहा था कि भाई तू इस एरिया को देख, बट इन्होंने क्या किया, इस एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे ये जो थांजावुर है इसको कैप्चर किया। ठीक है, इसको कैप्चर किया, फिर इनके जो सक्सीजर थे, यानी इसको तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, इन्होंने पल्लवा को नहीं हराया, अभी इन्होंने सिर्फ अपने जो एरिया है उस पर अपना राज जमाया। जो एरिया पल्लवा ने इनको दिया था, उरियार से लेके थांजावुर तक इन्होंने क्या किया, अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद जो इनके बेटे आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हराया इन पल्लवास को, यानी पल्लवास के किंगडम को भी अपने अंडर ले लिया। तो कुछ ऐसे फैला हमारा चोला डायनेस्टी ने किसको रिमूव कर दिया, पल्लवास को रिमूव कर दिया। नॉट ओनली पल्लवास, दे ऑल्सो रिमूव्ड पांड्यान्स। ठीक है, पांड्या डायनेस्टी भी थी, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया, पल्लवा को भी रिमूव कर दिया। सो नाउ दे कैप्चर द लैंड ऑफ पल्लवास ऑल्सो। ठीक है, ये बात है हमारी 850 की। अगर मैं बात करूँ चोला डायनेस्टी की, फ्रेंड्स, चोला डायनेस्टी सच में बहुत बड़ी थी। आप इस इमेज में देख सकते हैं कितना एक्सपैंड हुई है। ठीक है, चोला जो डायनेस्टी थी वो पहली थी इतनी, ठीक, इतनी थी, बट इसको बाद में एक्सपेंड किया। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया। दो मेन रूलर होते हैं, दो मेन रूलर हैं चोला डायनेस्टी के। पहला है राजा राजा वन, ठीक, राजा राजा वन, और दूसरा है राजेंद्र वन। ठीक, इसका बेटा है ये राजेंद्र वन। तो जो हमारे राजा राजा वन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया था थांजावुर में। ठीक है, इस प्लेस पे उन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया था। फिर आए इनके बेटे, इन्होंने भी इन्हीं की पॉलिसी अपनाई, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहा। इन्होंने टेरिटरी को पूरे गंगा जी तक ले आए। इधर रिवर गंगा होती है ना, इधर रिवर गंगा आती है ऊपर से, तो उन्होंने अपनी टेरिटरी को पूरा यहाँ तक एक्सपेंड कर लिया। ये देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेच कर लिया, पूरा एरिया अपने अंडर कर लिया। सो ये किया राजेंद्र वन ने। ये गंगा जी तक गए, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ का पानी इन्होंने भर कर लाया अपने यहाँ। ठीक है, उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं, ये इंडोनेशिया वगैरह पूरा किसके अंदर आया, चोला डायनेस्टी के अंदर। इनके ट्रेड होते थे जापान के साथ, जापान के साथ इनके ट्रेड होते थे। और फ्रेंड्स, ये बात अभी की नहीं है, ये बात है 9th सेंचुरी की, ये बात है 9th सेंचुरी की, 10th सेंचुरी की, 11th 12th सेंचुरी की।
तब हमारा किंगडम, तब हमारा इंडिया देखो कितना अच्छा था। हमारे साउथ इंडिया के रूलर्स पूरे वाटरवेज पे कब्जा, साउथ एशिया तो पूरा उनका हो गया। देखो कितना मतलब कितनी उनकी नेवी सिस्टम कितनी डेवलप थी कि उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, अपने एरिया तक ही नहीं, श्रीलंका तक ही नहीं, यहाँ से भी आगे बढ़ गए। इवन दे हैव ट्रेड विथ जापान। दैट्स वाई दिस किंगडम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू रीड। इसीलिए एनसीईआरटी में आपका ये किंगडम दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया, बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया इनके अंडर आया है, ठीक। और ऊपर से इन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया, 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक दे रूल्ड। So it is very important dynasty that we have to learn. Moving to the next, splendid temples and bronze sculpture. अब हमारे जो किंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग मंदिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं। अब टेम्पल्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? वाई टेम्पल्स वर इम्पॉर्टेंट? अब हमारे राजा जो हैं वो रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, है ना, टैक्स के फॉर्म में रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं लोगों से, तो उनका यूज़ किस में करते हैं? टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने में। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अपने किंगडम को और वास्ट करने में, अपने वॉर के स्ट्रैटेजीज़ में, कुछ इक्विपमेंट्स लाने में, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारे दो मेन रूलर्स थे, राजा राजा वन एंड राजेंद्र वन, राजा राजा एंड राजेंद्र वन, इन्होंने अपने टेम्पल्स बनाए थे दो बहुत ही फेमस टेम्पल। एक था थांजोवर में, ठीक है, एक था थांजोवर में जिसको बनाया था राजा राजा ने, और एक टेम्पल था हमारा गनाईकोंडा में, गनाईकोंडा चोलापुरम में। ये है वो टेम्पल, देख रहे हैं आप कितना सुंदर टेम्पल है। वैसे साउथ इंडिया के मोस्टली जितने भी टेम्पल्स होते हैं उनमें आप ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे ऊपर, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर मैं आपको कोई नॉर्थ साउथ का टेम्पल दिखाऊं और कोई साउथ साइड के टेम्पल्स दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये साउथ साइड के टेम्पल है, उसको आप गारंटेड कह सकते हैं क्योंकि उनके टेम्पल्स की ना बनावट, स्ट्रक्चर्स एकदम डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर साइड्स। ये देखते हैं एकदम ऐसा ही उनका स्ट्रक्चर होता है, इसमें से स्टेयर्स की तरह होते हैं, एनीवे इसमें कुछ मूर्तियाँ लगी रहती हैं, है ना। इसको वैसे ये जो आर्ट इसमें यूज़ हुआ है साउथ साइड के टेम्पल्स को बिल्ड करने में, उसको हम द्रविड़ स्टाइल कहते हैं। वैसे वो हाई लेवल की बात है, आपको हम समझाएंगे कभी दूसरे लेक्चर में, तो स्टाइल सारे कैसे होते हैं, सारे स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर इसी पर रहते हैं हम, ठीक है। तो उनका ये टेम्पल था हमारा गनाईकोंडा चोलापुरम का। गनाईकोंडा चोलापुरम कहाँ है? ये रहा गनाईकोंडा चोलापुरम। यहाँ पर टेम्पल बिल्ड किया था हमारे राजेंद्र वन ने, ठीक है। अब जो हमारे टेम्पल्स होता है उनको कंसिडर किया जाता है एज ए न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स। अब न्यूक्लियाई क्या होता है? आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा साइंस में कि अगर कोई सेल है तो उसके सेंटर का जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेंटर में हो, उसी के अराउंड पूरे सेल के साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी होता है सब उसके अराउंड होता है। तो सेम अगर कोई किंगडम है तो उसके सेंटर में टेम्पल होता है जिसके अराउंड सेटलमेंट्स होते हैं, जिसके अराउंड लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि राजेंद्र वन मोस्ट पावरफुल रूलर थे, है ना, जिन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपैंड की थी। फिर उनके बेटे आए राजेंद्र वन, जिन्होंने श्रीलंका एंड अदर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को अपने अंदर कनकर्ड कर लिया, फतेह हासिल कर लिया। चोलाज वर बिग टेम्पल बिल्डर, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। टू फेमस टेम्पल्स अभी पढ़ा हमने, ठीक है। ये जो है ये है ब्रॉन्ज इमेज। अगर अभी हमने टेम्पल देखा, वैसे ही जो ब्रॉन्ज इमेज है हमारा जो मतलब चोला डायनेस्टी था उसमें वो क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, मूर्तियों के लिए बहुत फेमस था। वहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी मंदिर में, भगवान की भी, इवन भक्तों की भी, जो महान महान भक्त होते थे उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, राजा की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। वो लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। और उस टाइम ये कहा जाता था कि चोला का ब्रॉन्ज जो है, चोला किंगडम का जो ब्रॉन्ज है वॉज कंसिडर्ड एज फाइनेस्ट ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट ब्रॉन्ज कंसिडर किया जाता था चोला डायनेस्टी का, ठीक है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट था, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो मंदिर है वो सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं है, वो पूरा हब हो गया इकोनॉमिक का, सोशल का, कल्चरल का। सोशल क्यों? उसके आसपास लोग रह रहे हैं। कल्चरल क्यों? मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ डांस वगैरह सिखाया जाता है, वहाँ सिंगिंग चलती है, म्यूज़िक चलता है।
कल्चरल हब हो गया। एंड इकोनॉमिक हब क्यों? जैसे अगर मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, मंदिर कंस्ट्रक्ट हुआ है, अब राजा का कोई दोस्त है, वो आया घूमने, उसने क्या, वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये ज़मीन, मैं ये ज़मीन इस मंदिर को दान कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मंदिर, ज़मीन इस मंदिर को दान कर रहा हूँ। तो वो ज़मीन दान करते हैं तो उस पर थोड़ी ना भगवान उस पर आएंगे, रहेंगे, सोएंगे, ऐसा नहीं है। उस पर जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, इससे जो उपज होगी, जो प्रोडक्शन होगा, उसको वो अपने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से इकोनॉमिक हब भी माना जाता था मंदिर को, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो देखते हैं उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था। व्हाट आर द वेज दे यूज्ड फॉर इरिगेशन? तो एज यू नो, एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विथ वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। चोला डायनेस्टी का जो एग्रीकल्चर था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब उसमें भी कह सकते हैं ना कि चोला डायनेस्टी ने हर चीज़ पर फोकस किया था, टेरिटरी को एक्सपेंड करने से ट्रेड करने तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, वॉर तक, एवरीथिंग दे हैव फोकस्ड। उन्होंने, उनका डायनेस्टी मतलब मस्त था एकदम। सो दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ऑन इरीगेशन वेरी वेल, वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ पर भी फोकस किया था। एज यू नो कि जो चोला डायनेस्टी है दैट इज़ इन साउथ, वो हमारा साउथ में है, साउथ में है, साउथ में सीज हैं, नदी है, यहाँ कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, ये सारी नदियाँ उनको मिल रही है, नदी से उनको पानी मिल रहा है, दे आर गेटिंग वाटर नेचुरली, उनको नेचुरल वाटर मिल रहा है, नदी है, वहाँ की लैंड्स कितनी फर्टाइल होंगी, यू नो, द लैंड वॉज वेरी मच फर्टाइल, लैंड वॉज फर्टाइल। तो इन रेनी सीजन दे ग्रो राइस, बारिश के मौसम में दे राइस ग्रो करते थे, बारिश मिल रहा है, पानी मिल रहा है, देयर इज़ नो नीड टू गिव एडिशनल वाटर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रेनिंग, ये हमेशा रेन ही हो रहा है, रेन हो रहा है, पानी मिल रहा है, राइस उग गया, ठीक है। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, लेकिन अब बारिश का सीज़न नहीं है, तब वो पानी कैसे देंगे, तो उनको उसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया था, ठीक है, उनके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल मेथड यूज़ किया था। अब बात करें आर्टिफिशियल मेथड यानी, अब आर्टिफिशियल मेथड यानी इन्होंने कैनल्स बनाए थे, ठीक है, कैनल्स, कैनल्स जानते हो, छोटी 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 नालियाँ होती हैं, वो उन्होंने, जैसे रिवर है इससे कैनल बना दिया, ठीक है, कैनल बना दिया ताकि उससे पानी खेतों तक पहुंच जाए। इवन दे वेल का भी डेवलपमेंट किया उन्होंने, वेल भी बना दिया, कुआं खोद दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इन्होंने यूज़ किया, छोटे छोटे ये लोग क्या कर देते हैं, ज़मीन में इकट्ठे कर देते ताकि बारिश हो तो वो पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाए और इसी का यूज़ करें वो लोग बाद में लैंड में। सो ऑल्सो वेल, कैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। हाँ, ये है कि वहाँ पे रिवर इतने सारे तो फ्लड आने के चांसेस होंगे, है ना, क्यों नहीं होंगे, फ्लड आने के चांसेस होंगे, तो ये लोग उसके लिए क्या करते थे, फ्लड से बचाने के लिए, जैसे ये नदी है तो इसके आसपास ऐसे बाउंड्री बना देते हैं, ठीक, ये नदी है, इसके आसपास क्या करते थे वो लोग, बाउंड्री बना देते थे, एम्बार्कमेंट कहते हैं उसे, ऐसे बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर देते ताकि इसका जो पानी है वो इसके इस पार ना है, उसी पार होए, ठीक है। ये इस बाउंड्री को हम कहते थे एम्बार्कमेंट, एम्बार्कमेंट, ऑलराइट। सो ये एम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक। तो इनका वाटर इरिगेशन एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उस एम्पायर का, डायनेस्टी का, चोला डायनेस्टी का, चोला एम्पायर का कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट। सो नाउ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या था कि अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स को मिलाकर एक ग्रुप बनता था, उस ग्रुप को नाम देते थे उर, यू आर उर, नॉट उड़, उर, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, उन सारे ग्रुप्स को मिलाकर, ठीक है, उन सारे उर को मिलाकर क्या बनता था हमारा एक नाडू, क्या बनता था, नाडू, ठीक है, NADU, नाडू, ठीक। तो ये जो उर थे, छोटे छोटे विलेजेस थे जिसमें छोटे छोटे पीजेंट्स का ग्रुप बना था उर, इन पूरे विलेजेस को मिलाकर एक बड़ी यूनिट फॉर्म होती थी जिनको हम कहते थे नाडू। द विलेज काउंसिल, जो विलेज की काउंसिल है और नाडू है, ये दोनों मिलकर क्या करते थे, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, सुपरवाइजन ये लोग करते थे, ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, ये लोग कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे, ठीक है। ब्राह्मण सेटलमेंट वॉज इन द रिवर कावेरी।
जो ब्राह्मण्स थे उनका सेटलमेंट हुआ था इन द रिवर कावेरी वैली, ठीक है, उसके आसपास ये लोग रहते थे। इन लोग को लैंड ग्रांट मिलता था, ये लोग राजा के प्रेस करते थे राजा के लिए, प्रशस्तिस लिखते थे तो राजा इनको बदले में लैंड देते थे, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण्स थे, ठीक, ब्राह्मण्स थे, इनकी भी सभा होती थी। अ, हम्म, जो ब्राह्मण्स थे इनका भी एक ग्रुप बना था, ठीक है, एक ग्रुप होता था, उसको हम कहते थे सभा। राज्यसभा, लोकसभा पढ़े ना, वैसा सभा होता था, एक सभा वैसे ही है कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम सभा कहते हैं। तो इस सभा में क्या होते थे कि जितने भी गांव से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते थे, लैंडलॉर्ड, उनको इस सभा का मेंबर बनाया जाता था, ठीक है। वो लोग इस सभा के मेंबर्स बनते थे। और इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था टू लुक अपॉन वेरियस थिंग्स लाइक इरिगेशन, गार्डन्स, टेम्पल्स, बाकी सारी कई ऐसी सारी चीज़ों पर इनको ध्यान रखना पड़ता था, इनको काम करना पड़ता था। अलग अलग कमिटीज़ में डिवाइड होते थे ये लोग कि आप इसका ध्यान रखें, आप इसका ध्यान रखें, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये तो था हमारा सभा का कंस्ट्रक्शन। हाँ, एक और चीज़, इनकी जो भी डिसीजन होती थी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता था, उसके और डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस पे या फिर मंदिरों के दीवालों पर रिकॉर्ड किया जाता था कि इन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं। सो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कि इनका इलेक्शन कैसे होता था। सभा तो बन रही, अब इतने सारे ब्राह्मण से उनमें से एलिजिबल ब्राह्मण्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिटी डिवाइड होती है, तो उनका लिए एक प्रॉपर इलेक्शन प्रोसीजर होता था, ठीक है, प्रॉपर इलेक्शन प्रोसीजर होता था। उसमें होता क्या था, जैसे हम आज भी करते हैं, होता है लक्की ड्रॉ, आपने सुना होगा। एक पॉट लिया जाएगा, है ना, एक पॉट लिया जाएगा, उसमें चिट्स डाल दिए जाएंगे और कोई आएगा उस चिट्स को निकालेगा, एक एक का नाम पड़ेगा, जो जीता उसको साइकिल, फ्रिज, टीवी वगैरह मिलेगा। तो कुछ वैसा ही इलेक्शन सिस्टम होता था यहाँ पर भी। क्या होता था कि जितने भी एलिजिबल ब्राह्मण्स होते थे उनका नाम एक पाम लीफ पर लिख दिया जाता था, ठीक है, पाम लीफ पर उनका नाम लिख दिया जाता था। उसको रखते थे ये पॉट में। एक बच्चा आता था, एक बच्चा आता था, वो इस पॉट से एक चिट निकालेगा, इस पॉट से एक चिट निकालेगा, इसने निकाला, इसने नाम पढ़ा, नाम पढ़ा, अब उसको क्या करेंगे, उसको एक कमेटी में डाल देंगे। फिर दूसरा निकालेगा, चार नाम पड़ेगा, उसको दूसरे कमेटी में डाल देंगे। तो ऐसे अलग अलग कमेटी के लिए एक एक पर्सन सेलेक्ट होता था, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्शन प्रोसीजर कि कैसे कमेटी के लिए लोग सिलेक्ट किए जाएं, कैसे सभा के लिए लोग सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चोलाज एम्पायर, ठीक। अब एक क्विक समरी करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। तो हमने पढ़ा इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। क्या होता है, किंग होता है, वो एक सबॉर्डिनेट रखता है अपना लैंडलॉर्ड, जिसको हम समंतास कहते हैं। ये समंतास जब पावरफुल रिच हो जाते हैं तो यही अपनी नई किंगडम बना देते हैं, ठीक है। और ये लोग अपने आप को भयंकर भयंकर टाइटल्स दे देते हैं, महाराजा, धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर ब्राह्मण्स जो है वो इनकी तारीफ़ें करते हैं, एक प्लेट पर, कॉपर प्लेट्स पर, जिसको हम प्रशस्तीस कहते हैं, उस पे इनकी प्रेज़ के लिखते हैं। कभी कभी ये प्रेज़ झूठे भी होते हैं, जैसे हमारे गयासुद्दीन बलबन के थे, ठीक है, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखते हैं, बातें लिखते हैं, ये राजा इतने महान थे, वैसा वैसा। और सारे राजा लड़ाइयाँ करते थे ताकि अपने किंगडम को एक्सपेंड करना, ठीक है, अपने नेबर लैंड को कैप्चर करना ताकि उनका किंगडम बड़ा हो जाए, उसके रिसोर्सेज इनको हो जाए, ठीक है। तो रिसोर्सेज के लिए, वेल्थ के लिए ये लोग क्या करते थे, वॉर का यूज़ करते थे। वॉर उनका एक तरीका था अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना। फिर हमने पढ़ा अबाउट समंतास के 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे एक हमारे गुजरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ठीक है, और पाला डायनेस्टी, वो सब कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। देवर फाइटिंग फॉर, ये सब वॉरफेयर के अंदर आएगा कि कैसे लड़ाई होती थी, क्यों होती थी। ऐसे ही हमारे थे मोहम्मद गजनी भाई साहब, ठीक है, वो आमिर खान वाला गजनी नहीं, मोहम्मद गजनी थे अफ़गानिस्तान के, जिन्होंने इंडिया में कम से कम 17 टाइम्स लूट पाट मचाई थी। इन्होंने गुजरात का सोमनाथ टेम्पल लूटा था, ठीक है। ये थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड बैटल में इनकी डेथ हो गई थी। देन वी टॉक्ड अबाउट चोला डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी कि कितना बड़ा डायनेस्टी था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। इवन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी में भी इसका नाम आता है। काफ़ी अच्छी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, कि टेरिटरी एक्सपेंड किया था, इवन इनका नेवी काफ़ी डेवलप था, ठीक है।
एंड हमने बात की थी अबाउट फाउंडर कौन थे इनके, विजयला इनके फाउंडर थे। ठीक, इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे थंजावर में और गंगई चोलापुरम में। ठीक, ये टेम्पल्स थे इनके। इनका ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड में। इनके एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत डेवलप थे, इरिगेशन सिस्टम बहुत डेवलप था, कैनल्स वगैरह वेल्स का ये लोग यूज़ करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे ऊर को मिलकर क्या बनता था, हमारा नाडू बनता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करता था। एंड वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सभा जिसमें हमारे प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स को रखा जाता था, वो सब इसके मेंबर होते थे और उनका काम होता था डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लुक करना, देखना। सो दिस इज़ ऑल about new kings and kingdom. This chapter is finished now. I hope you liked this video, you enjoyed and you learned a lot. So give it a thumbs up, like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने भी दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो उस पर आपको आराम से मिल सकता है। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।